हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत चैप्टर 1 और चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस पर हम विस्तार से पहले चर्चा कर चुके हैं और आज हम इसके अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपका आता है, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इस प्रकार कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एक है सरसों, दूसरा है गुड़हल, तीसरा है पपीता और चौथा है मटर। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है पपीता, ये एक लिंगी पादप होता है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी पपीता। दूसरा क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। इसके भी चार ऑप्शन है, पहला अमीबा, दूसरा ईस्ट, तीसरा मलेरिया परजीवी और चौथा जो है क्या है डी ऑप्शन आपका पैरामीशियम। तो मुकुलन के द्वारा हमने जब मुकुलन हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने एक देखा था हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा बडिंग के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। और दूसरा हमने वहां पर उदाहरण देखा था ईस्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है ईस्ट में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। तीसरा क्वेश्चन है द्विविखंडन होता है, यानी कि द्विविखंडन बाइनरी फ्यूजन जो है क्या है किस में होता है। तो यहाँ पर देखना है आपको, ऑप्शन है ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्विविखंडन यानी कि जीव का जो शरीर होता है, जैसा मैंने अमीबा देखा था, अमीबा का जो शरीर है ये दो भागों में क्या हो जाता है, इस प्रकार से विभाजित हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार ये दो नए अमीबा का क्या कर लेता है, ये निर्माण कर लेता है। ये डॉटर अमीबी इनको कहा जाता है। इसके अलावा पैरामीशियम में भी जो है क्या है द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार जो हम यहाँ देखेंगे, जो ऑप्शन हमारा सी है ए और बी, ठीक ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों में द्विविखंडन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो यहाँ पर जो है अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी और ईस्ट। तो सही आंसर है अमीबा। हमने यहाँ पर देखा था कि जो अमीबा है कि जब इसमें प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो अमीबा अपने आप को उस परिस्थिति से जो है बचाने के लिए अपने चारों ओर एक खोल बना लेता है इस प्रकार से, और इस खोल को, इस आवरण को कहते हैं सिस्ट। इसको कहते हैं सिस्ट। अब इस सिस्ट के अंदर रहते हुए अमीबा का शरीर लगातार क्या होता रहता है, विभाजित होता रहता है, और ये इस प्रकार से कई टुकड़ों में क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो ये जो सिस्ट होता है ये फट जाता है, और फट करके ये जो अमीब्यूल्स हैं इनको हम कहते हैं अमीब्यूल्स इनको कहा जाता है। तो यहाँ से जो है कि बाहर निकल आते हैं और प्रत्येक एक अमीब्यूल्स जो है कि नए अमीबा का निर्माण कर लेता है। तो बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है, जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफिल्म में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ए पत्तियां, जड़, सी तना और डी फूल। तो ब्रायोफिल्म में पत्तियों के द्वारा क्या होता है, कायिक प्रजनन होता है। इस प्रकार से ये ब्रायोफिल्म की इस प्रकार से ये पत्ती इस प्रकार से आप देखेंगे। तो इसके जो कटे हुए भाग है यहाँ पर पर्वसंधियां होती है, और यहाँ से जो है कि अपस्थानिक जड़ें निकल करके एक नए पौधे को यहाँ पर जन्म देती है इस प्रकार। ये देखिए, तो ब्रायोफिल्म में पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो चार ऑप्शन है, पुदीने में, हल्दी में, अदरक में या सभी में। तो सभी में, चाहे पुदीना है, हल्दी है, अदरक है, इन सभी में कायिक प्रवर्धन तने द्वारा होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी वाला सभी में। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो पुष्प का यहाँ पर चार ऑप्शन है, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय और बीज। तो जो अंडाशय वाला भाग है ये इस प्रकार से आपने देखा था, ये जायांग, ये नीचे की तरफ वाला जो भाग होता है
ये इसको कहा जाता है अंडाशय। और ये अंडाशय जो है निषेचन के पश्चात ये बना लेता है फल। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अंडाशय। अगला क्वेश्चन है गन्ना, गुलाब, अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर है कायिक विधि का उपयोग करते हैं। कायिक प्रजनन के द्वारा गुलाब, गन्ना, अंगूर आदि को जो है क्या करते हैं, उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो जो युग्मनज बना वो युग्मनज से क्या बनेगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बीज है, भ्रूण है, गटका, थक्का है, इनमें से कोई नहीं। तो जो युग्मनज के बाद जो संरचना बनती है कहते हैं भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रायो का निर्माण होता है। तो सही ऑप्शन आपका बी वाला राइट आंसर है। अगला है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। तो वो प्रक्रिया आपको बतानी है जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी जीवधारी है वो अपने जैसे संतान पैदा करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जनन, डायफ्राम, निषेचन और भ्रूण। तो अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना वो प्रक्रम कहलाता है जनन या रिप्रोडक्शन। इसी प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीवधारी है, सजीव जीवधारी, वो अपने समान संतान क्या करता है, पैदा करता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, जनन। अगला है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर का जो अग्रभाग है, 4 ऑप्शन दिए आपको, वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र और परागनली। तो हमने जो है इस प्रकार से ये पुंकेसर की संरचना हमने पढ़ी थी। ये वाला जो भाग होता है ये है फिलामेंट वाला भाग होता है। यहाँ पर बीच में ये वाला भाग होता है कनेक्टिव, योजी, और ये जो गोलाकार आकृति का ये वाला भाग है इसको हम कहते हैं परागकोश या एंथर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा बी, परागकोश। अगला क्वेश्चन है जीव जनन क्यों करते हैं? जीवों में जनन क्यों होता है? किन कारणों से कारणों के लिए जो है वो जनन करते हैं? तो ऑप्शन पहला है अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए, आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए। तो ये सभी जो है सही है, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कितना कम होता है? तो शुक्राणु को बनने के लिए जो कि है देवगुहा का जो तापमान है उससे 2 से या 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान कम चाहिए। तो राइट आंसर आपका बी। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? तो जो जलकुंभी है या वाटर हाइसिंथ, इसको जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सल्ककंद का उदाहरण है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, अदरक, दूब घास, आलू और प्याज। तो सही आंसर है सल्ककंद का उदाहरण है प्याज। केचुआ प्राणी है, एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी या नपुंसक? तो केचुआ जो है द्विलिंगी होता है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो प्रत्येक एक में आपने देखा होगा कि 4 जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं और प्रत्येक से जो है 4 शुक्राणु बनते हैं। इस प्रकार 4 शुक्राणु बनते हैं। तो इस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो 31 × 4, तो ये हो जाएगा 4 और 4 3 जा 12, 124। तो बी ऑप्शन आपका सही, 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी ये ऑक्सीजन को खींच लेता है। सही आंसर आपका ए। जब नर और मादा गैमीट्स में युग्मन होता है तो तब क्या कहलाता है? तो जहां पर मेल और फीमेल गैमीट्स जो है क्या करते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन उसको कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला आता है मध चक्र, ओएस्ट्रस साइकिल्स पाई जाती है, गाय, भेड़ और कुत्ता, इनमें से सभी। तो सभी में जो है ओएस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, तो इनमें से सभी डी ऑप्शन सही आंसर होगा आपका। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, तो जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं उनमें आंतरिक निषेचन होता है, तो बी सही ऑप्शन है। अगला स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? 4 ऑप्शन है, अंडाशय, वत्सीय भाग में, गर्भाशय में या फैलोपियन नलिका में। तो स्तनधारियों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो होती है फैलोपियन नली में।
ठीक, और सही आंसर आपका डी हो जाएगा। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन जब होता है तो उसके बाद क्या बनता है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, बीजपत्र, बीजांडकाई, भ्रूणपोष और भ्रूण। तो द्विनिषेचन के बाद बनता है आपका भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म, और ये एक पोषण ऊतक की भांति कार्य करता है और ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अगला है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाता है उसको, तो मेटाजेनेसिस है, एकांतरण है, कायांतरण है या मेटास्टेसिस है। तो ये जो कायांतरण है, मेटामॉर्फोसिस, तो ये जो है लार्वा को वयस्क में बदलने में सहायक होता है, इसको कहते हैं कायांतरण। अगला है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है, 3 केंद्रक उसमें संलयित होते हैं, तो इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा C3N। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो तब यह क्या कहलाता है, तो केवल एक ही जनक संतान उत्पन्न में करने में भाग लेता है तो उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है वो है आपका द्वितीयक केंद्रक। तो यहाँ पर जो इस प्रकार से ये भ्रूणकोष होता है, 3 सेल्स यहाँ पर होते हैं और 2 मध्य में और 3 इस प्रकार से यहाँ पर होते हैं, इसको कहते हैं निभाग के तरफ वाले को, इनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। ये जो है क्या है, ध्रुवीय केंद्रक मिलकर के द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं और यहाँ पर ये सहायक कोशिका और ये जो है क्या है, एग सेल होते हैं। तो एक नरयुग्मक एग सेल के साथ फ्यूजन करता है, दूसरा जो है क्या है द्वितीय केंद्रक के साथ, और इन 3 जो केंद्रक जब मिलते हैं तो यहाँ पर जो है बना लेता है ये बना लेता है भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही। अगला है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है उसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है, इसलिए मध्य भाग को, शुक्राणु के मध्य भाग को कहते हैं ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। ये मध्य भाग है शुक्राणु का, उसको कहते हैं ऊर्जा केंद्र भी उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो डी वाला जो ऑप्शन आपका अमीबा और पैरामीशियम, इन दोनों में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। अगला है, कॉनिडिया का निर्माण किसमें होता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, तो जो पेनिसिलियम होता है, कवक है ये, और इस कवक में जो है क्या है, इस प्रकार से ये कॉनिडिया का जो है क्या होता है, निर्माण होता है। तो सही ऑप्शन आपका ए पेनिसिलियम। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, 4 ऑप्शन है, बांस, आम, लीची और जामुन। तो सही आंसर आपका ए वाला है, बांस केवल एक ही बार में अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। अगला है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, 4 ऑप्शन है इसमें, स्पंज, टेपवर्म, जोंक और इनमें से सभी। तो ये सभी जो है द्विलिंगी प्राणी है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मकों या गैमीट्स में गुणसूत्रों की संख्या होती है 21, 23, 44 और 46। तो जो युग्मक होते हैं वो होते हैं अगुणित, और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये हो जाएंगे 23। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो युग्मकों में 23 गुणसूत्र। इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ या इनमें से सभी। तो अंडप्रजक जो है इनमें से सभी है, मुर्गी भी है, सांप भी अंडे देती है, मगरमच्छ भी, इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उससे क्या कहते हैं, तो जीव के शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को जो जल में होता है उसको हम कहते हैं बाह्य निषेचन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बाह्य निषेचन। अगला, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, मेढक में, हिरण में, मनुष्य में या घोंघा में। तो जो मेढक है इसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी कि नर और जो मादा युग्मक है वो जीव के शरीर के बाहर पानी में या जल में क्या होते हैं, संलयित होते हैं, और वहीं जाइगोट और भ्रूण का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है, तो ऑप्शन है आपके जोंक, केंचुआ, फीताकृमि और घरेलू मक्खी। तो उभयलिंगी नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो घरेलू मक्खी है
ये उभयलिंगी नहीं है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है? सजीव प्रजक मतलब जो बच्चे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो यहाँ पर जो है मुर्गी, गाय, बकरी, मनुष्य। तो गाय बच्चे देता है, बकरी बच्चे देता है, मनुष्य भी, लेकिन मुर्गी अंडे देता है। तो ये वाला ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सजीव प्रजक नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की। और आगे हम अगला सेशन लेकर के कुछ और प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज का हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सेशन है ये यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।